हम लोग बात कर चुके हैं डी ब्रोगली संबंध की, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी अति सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो वह तरंग प्रकृति यानी कि वेव नेचर और कण प्रकृति यानी कि पार्टिकल नेचर दोनों ही शो करता है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत या फिर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बात करता है। तो देखिए, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, इन्होंने 1927 में एक बात बताई। इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं ना, उनको सही स्थिति के आधार पर और उनका सही संवेग, सही स्थिति तो आप समझ पा रहे हैं, पोजीशन है ना, और संवेग क्या होता है, मोमेंटम, यानी कि P इक्वल्स टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग, यही तो होता है। ठीक है, तो इन दोनों को ही, अर्थात इनकी सही स्थिति को, पोजीशन को और मोमेंटम यानी कि संवेग को एक साथ कभी भी नहीं मेजर किया जा सकता सही। ठीक है, इसे हम अच्छे से और समझते हैं। तो देखिए, इनके अकॉर्डिंग पूर्ण यथार्थता या निश्चितता, यानी कि हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये नहीं बोल सकते कि किसी सूक्ष्मदर्शी या फिर जो बहुत ही छोटे कण होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, उनकी जो स्थिति है यानी कि पोजीशन और संवेग यानी कि मोमेंटम, उनको एक साथ मापा जा सके या फिर उनका एक साथ मापन संभव नहीं है, ऐसा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है। ठीक है, इसको हम एक और रूप से परिभाषित करेंगे। तो देखिए, जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है वह कहता है कि किसी अति सूक्ष्म कण की स्थिति में जो अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल होता है वह हमेशा नियत रहता है, एक समान रहता है, और यह h/4π के या तो बराबर होता है या इससे अधिक होता है। इसको हम लोग गणितीय रूप में भी देखेंगे। उसके पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये जो परिभाषा है या ये जो अनिश्चितता सिद्धांत है वह बोल क्या रहा है। तो देखिए, अगर कोई कण है, अति सूक्ष्म कण है इलेक्ट्रॉन के जैसा, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि ये है एक बहुत ही सूक्ष्म कण। ठीक है, ये कर रहा है मूवमेंट या फिर गति। तो क्योंकि हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है या फिर कोई भी सूक्ष्म कण होते हैं तो वे दो प्रकार के नेचर रखते हैं, एक तो होती है कण प्रकृति, दूसरा होता है वेव नेचर। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि वह तरंग की तरह भी क्या करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, तो किसी भी रूप में अगर हम देखेंगे तो जो ये कण होता है, इसकी जो स्थिति है कि ये कौन सी जगह पर किस प्रकार से ट्रेवल कर रहा है, या फिर इसकी स्थिति वेव नेचर में हम किस तरीके से देखेंगे, हम लैम्डा के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो जो इसकी पोजीशन है या फिर स्थिति है और जो इसका संवेग है, संवेग क्या होता है, P इक्वल्स टू m इंटू वी, यानी कि मास द्रव्यमान गुणा वेलोसिटी यानी कि वेग। ठीक है, तो इनको साथ साथ सही रूप से नहीं मापा जा सकता। अगर हम जो ये लैम्डा है या फिर अगर हम इसकी स्थिति को मान ले x, ठीक है, तो जो इसकी स्थिति है अगर ये सही आ जाती है तो जो इसका संवेग है वह हमारे पास क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। और अगर जो संवेग है वह क्या आ जाए, सही आ जाए, सही रूप से हम स्पष्टतः उसको ज्ञात कर पाए, तो जो उसकी स्थिति है वह क्या हो जाएगी, उसको हम स्पष्टतः या सही रूप से ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये बोलता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो इसके लिए हम दो केस देख सकते हैं, दो कंडीशंस देख सकते हैं, और उन दोनों ही कंडीशंस पर बात करने से पहले हम लिखते हैं इसका गणितीय रूप कि हम लोग मैथमेटिकली इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि किसी अति सूक्ष्म कण की स्थिति में अनिश्चितता, हमने मान लिया जो स्थिति में अनिश्चितता की बात की जा रही है वह है डेल्टा x, और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल, यानी कि इसके साथ में क्या गुणा हो जाएगा, संवेग में अनिश्चितता, जिसे हमने क्या मान लिया, डेल्टा p। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमेशा नियत होता है और यह h/4π के या तो बराबर होता है या फिर इससे अधिक होता है। तो बराबर या अधिक का साइन हम कुछ इस प्रकार से लगा लेते हैं। ठीक है, हमें एक बात याद रखनी है कि जब हम इस फॉर्म का यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में
तो हम यहाँ पर बराबर का ही साइन लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला आप समझ पा रहे हैं इस फॉर्म को। ये क्या बोला जा रहा है कि जो सूक्ष्म कण है उसकी स्थिति में अनिश्चितता यानी कि डेल्टा एक्स और उसके संवेग में अनिश्चितता यानी कि डेल्टा पी का जो गुणनफल है वह h/4 से या तो बड़ा होता है, अधिक होता है या फिर उसके बराबर होता है। यहाँ पर जो ये टर्म्स हैं इनको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे डेल्टा एक्स है वह है स्थिति में अनिश्चितता किसकी, सूक्ष्म कण की या अति सूक्ष्म कण अर्थात इलेक्ट्रॉन जैसे बहुत ही छोटे कण की। डेल्टा पी यानी कि संवेग में अनिश्चितता। यहाँ पर जो डेल्टा पी है ना, इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हो, आप लिख सकते हो जो पी होता है वह क्या होता है, एम इंटू वी होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी। तो आप इसे लिख सकते हो एम डेल्टा वी। वी क्या है, वेग है यानी कि वेलोसिटी है, ठीक है। और m क्या है, मास यानी कि द्रव्यमान है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि इसमें हम दो कंडीशंस लेंगे या फिर दो केसेस लेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनके मापन में अनिश्चितता होती है इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। तो इसमें जो हम पहली कंडीशन लेंगे वह है कि अगर डेल्टा x का मान 0 हो यानी कि 0 हो, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, अगर डेल्टा x की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है हम डेल्टा x को तो अच्छे से क्या कर पा रहे हैं, मापन कर पा रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर डेल्टा x का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पर जो डेल्टा p का मान हो जाता है, देखिए ये 0 यहाँ पर अपॉन में चला जाएगा, है ना। तो जो डेल्टा p की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी वह क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी इन्फिनिटी या फिर अनंत, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डेल्टा पी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो क्या आप उसको नाप सकते हो, माप सकते हो, मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही बता रहा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ठीक है। दूसरी कंडीशन और लेते हैं इसमें। तो दूसरी कंडीशन में रख लीजिए डेल्टा पी का मान 0, ठीक है, यानी कि जो संवेग है उसका मान हम क्या रख ले रहे हैं, 0 रख ले रहे हैं। तो अगर डेल्टा पी का मान 0 है तो सेम टू सेम वैसी कंडीशन हो जाएगी। अब जो डेल्टा एक्स हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा इन्फिनिटी या फिर अनंत। तो अब ये सोचिए कि यहाँ पर आप संवेग को तो अच्छे से नाप सकते हो यानी कि उसका मान निश्चित रूप से आप नाप पा रहे हो, लेकिन जो डेल्टा एक्स है उसकी वैल्यू अब क्या हो जा रही है, अनंत हो जा रही है ना। तो इसको आप नाप पा रहे हो, नहीं नाप पा रहे हो, नहीं मेजर कर पा रहे हो, ठीक है। और यही क्या होता है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें ये भी सोच सकते हो कि अगर डेल्टा एक्स का मान क्या हो, बहुत ही छोटा हो, तो जो डेल्टा पी का मान है वह अत्यधिक हो जाएगा, उसको आप नहीं मेजर कर पाओगे। अगर डेल्टा पी का मान बहुत ही छोटा हो जाए तो डेल्टा एक्स का मान क्या हो जाएगा, ये अत्यधिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसको आप मेजर नहीं कर पाओगे। और यही बोलता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। समझ गए इतना आप लोग। तो अब हम बात करते हैं कि जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसकी महत्ता या फिर महत्व क्या है। तो देखिए जो इसका सबसे पहला महत्व या उपयोगिता है वह यही है कि ये बता रहा है कि जो बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं उनकी स्थिति और जो संवेग है उसे एक साथ स्पष्ट रूप से या सही रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसकी व्याख्या हम लोग करते हैं, देखिए कैसे। तो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसने ट्रेवल करना शुरू किया एक पाथ पे या फिर एक मार्ग पे, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है जब ये इस पाथ पे ट्रेवल करता है तो इसका जो नियोजित पाथ है या फिर जो नियोजित मार्ग है वह क्या होना चाहिए, वह होना चाहिए कुछ इस प्रकार का, है ना। तो इसको पहुंचना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर जो प्रकाश के फोटोन है उसको यहाँ पर आपतित करते हैं या डालते हैं तब क्या होता है देखते हैं। तो तब क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये अपने पाथ से या फिर अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, एक दूसरे मार्ग पे चला जाएगा। इस मार्ग से ये विचलित हो जाएगा इससे टकराने के बाद, और इसने अपना नया मार्ग कुछ इस प्रकार का बना लिया। तो इस डायग्राम को हम अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और इस सारी प्रोसेस को हम किससे देख पाएंगे, सूक्ष्मदर्शी से, क्योंकि अति सूक्ष्म कण है, ठीक है, माइक्रोस्कोप की मदद से। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन था इसका प्रारंभिक पथ कौन सा था, ये था, और इसको पहुंचना था यहाँ पर, ठीक है।
लेकिन इस पर जब प्रकाश का जो फोटोन है उसको आपतित किया गया या डाला गया, तो इसने अपना जो पथ है वह क्या कर लिया, चेंज कर लिया, ठीक है, और इसने एक नया मार्ग अपना लिया, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से फोटोन के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन के पथ में परिवर्तन हो गया। तो देखिए, जो ऑप्टिक्स का रूल है या फिर प्रकाशिकी के सिद्धांत के अनुसार जो किसी कण की स्थिति होती है ना, उसे स्थापित किया जा सकता है यथार्थता पूर्वक या सही रूप से, किसके द्वारा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अनिश्चितता की बात कर रहे हैं, तो जो स्थिति में अनिश्चितता हो जाएगी उसे हम लोग यहाँ पर क्या मान सकते हैं, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि स्थिति में जो अनिश्चितता है कण की वह हो जा रही है प्लस माइनस लैम्डा, ठीक है। तो हमने क्या मान ली, स्थिति में अनिश्चितता प्लस माइनस लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य या फिर वेवलेंथ। तो यहाँ से एक बात तो स्पष्ट है कि लैम्डा का मान जितना कम होगा, ये साइन मैं बना रही हूँ कम के लिए, ठीक है, लैम्डा का मान जितना कम होगा उसके मापन में जो यथार्थता होगी या स्पष्टता होगी या ये मान अधिक रूप में सही व्यक्त हो पाएगा जितना ज्यादा कम क्या होगा, लैम्डा का मान होगा या फिर तरंग दैर्ध्य जितनी कम होगी, ठीक है। अब तरंग दैर्ध्य कम होने का क्या मतलब है, हम लोगों को एक बात तो मालूम ही है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है या फिर आवृत्ति होती है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लैम्डा के, यानी कि वेवलेंथ के। तो न्यू प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा होता है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि लैम्डा यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी तो जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी ही अधिक हो जाएगी। यही तो बात इससे समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर जो वेवलेंथ है यानी कि जिसे हम स्थिति के रूप में यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, तो हम स्थिति को तो अच्छे से यहाँ पर मेजर कर पाएंगे कण की, लेकिन जो न्यू है यानी कि आवृत्ति या ऊर्जा के रूप में, ठीक है, जिससे कि कण की चाल और दिशा भी क्या हो रही है, अभिव्यक्त हो रही है या इंगित हो रही है, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगी, उसमें अत्यधिक अनिश्चितता हो जाएगी यानी कि अनसर्टेनिटी हो जाएगी, ठीक है। इसको हम डी ब्रोगली संबंध से भी समझ सकते हैं। उसके अनुसार क्या था, लैम्डा इक्वल्स टू h/p, है ना। तो देखिए, लैम्डा की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी तो p का मान यानी कि जो मोमेंटम है या संवेग है उसका मान उतना ही ज्यादा अधिक हो जाएगा। तो अगर हम लैम्डा को अच्छे से नाप पाएंगे यानी कि स्थिति को यथार्थता पूर्वक मेजर कर पाएंगे, तो हम संवेग को सही ढंग से मेजर नहीं कर पाएंगे। अगर हम तरंग दैर्ध्य का मान क्या कर दें, बढ़ा दें, ठीक है, तो इससे क्या होगा, संवेग का मान तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन फिर हम तरंग दैर्ध्य यानी कि जो कण की स्थिति है उसको अच्छे से मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इससे प्रूफ हो गया, इससे व्याख्या हो गई हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की, ठीक है। अब एक और महत्व देखते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का। तो देखिए, जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है उसके माध्यम से व्याख्या की जा सकती है कि क्यों कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता। आपने कभी सोचा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक में क्यों नहीं रह पा रहा है? तो ये जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसके थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे नाभिक में क्यों नहीं रहते हैं, जबकि ये नाभिक के बाहर वृत्ताकार पथों में ही चक्कर क्यों लगाते रहते हैं, है ना। इसके बारे में हमने वैसे और भी कई तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन देखा था, है ना, कि क्यों इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं जाते हैं, बाहर ही चक्कर लगाते हैं। लेकिन हम लोग आज हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में रहें तो जो उनका वेग है वह कितना होना चाहिए, वह होना चाहिए प्रकाश के वेग से कम, ठीक है। तो हमने पहली कंडीशन इसमें लिख ली कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में रहेंगे तो उनका वेग प्रकाश के वेग से कम होना चाहिए। अब हमें मालूम है कि प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखिए, अगर नाभिक में इलेक्ट्रॉन को रहना है, नाभिक का जो व्यास होता है या डायामीटर होता है उसकी रेंज 10⁻⁻15 मीटर की होती है, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आया। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में रहेंगे या फिर हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में रहता है, ठीक है, तो हमने माना इलेक्ट्रॉन नाभिक में रहता है, तो अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार
डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई, ठीक है। या फिर जो डेल्टा पी है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी, है ना, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करनी है और इस वेग की गणना करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिख रखा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में रहेंगे तो उनका वेग प्रकाश के वेग से कम होना चाहिए। अब देखते हैं कि इनका वेग प्रकाश के वेग से कम आता है या ज्यादा आता है, फिर हम कुछ डिसीजन लेंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो देखिए डेल्टा v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 4 पाई, ठीक है, इनटू ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लीकेशन में है, इस साइड आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए 1 अपॉन डेल्टा एक्स इंटू एम, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या है, स्थिति यानी कि पोजीशन में अनिश्चितता, ठीक है। एम क्या है, मास है या फिर द्रव्यमान है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब देखिए h की वैल्यू पुट कीजिए, h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -1, ठीक है। तो ये आपने h की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, जो कि न्यूमरेटर में है। अब अपॉन 4 पाई, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डेल्टा एक्स यानी कि स्थिति में अनिश्चितता, ठीक है। तो इसकी जगह पर आप लोग क्या रख लेंगे, इसकी जगह पर रख लेंगे ये 10 टू द पावर -15 मीटर, ठीक है, इनटू m यानी कि द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए कि इसकी जो वैल्यू है या जो इसका मान है डेल्टा v का या फिर वेलोसिटी या फिर वेग का, वह प्रकाश के वेग से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो जो डेल्टा v की वैल्यू है वह बराबर आ जाएगी 5.79 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आप बताइए ये प्रकाश के वेग से अधिक है या नहीं है, तो ये है प्रकाश के वेग से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये प्रकाश के वेग से अधिक मान है, ठीक है। अब प्रकाश के वेग से ये अधिक है तो इसका मतलब है कि ये नाभिक में नहीं रह सकता, ये कहाँ रहेगा, नाभिक से बाहर रहेगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक के बाहर ही रहते हैं, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से ये भी व्याख्या पॉसिबल हो पाई कि क्यों कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता है। तो आप समझ पाए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत या फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब अगले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, तब तक आप इतना अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से रिलेटेड। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी इलेक्ट्रॉन के संवेग यानी कि मोमेंटम में अनिश्चितता की गणना करें यदि वह 1 गुणा 10⁻⁻10 मीटर लंबे रेखीय क्षेत्र में बद्ध हो। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या दिया गया है, 1 गुणा 10⁻10 मीटर, यानी कि ये किसकी वैल्यू आपको दी गई है, ये है डेल्टा एक्स की वैल्यू यानी कि स्थिति में अनिश्चितता की वैल्यू, ठीक है। और आपको डेल्टा पी की वैल्यू यानी कि संवेग में अनिश्चितता ज्ञात करनी है। तो आप लोगों को हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार जो संबंध होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई याद होगा, है ना। तो उसको सबसे पहले हमने लिखना है यहाँ पर। तो अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। वैसे तो इन दोनों का गुणनफल जो है वह या तो ज्यादा होता है या बराबर होता है h अपॉन 4 पाई के, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम इसे क्या लेते हैं, इक्वल का ही साइन लेते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया था, है ना। अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, हमें संवेग में अनिश्चितता की गणना करनी है, ठीक है। तो इस वाले टर्म को हम इधर साइड ले जाते हैं, राइट हैंड साइड पर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा पी इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई इनटू क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स,
ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है और डेल्टा पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो डेल्टा पी इक्वल्स टू एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट यानी कि प्लांक का नियतांक, और उसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -1। ठीक है, इसका क्या कर देंगे, अपॉन कर देंगे और 4 पाई की वैल्यू लिखेंगे। तो 4 इंटू पाई का मान कितना होता है 3.14 गुणा डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 1 गुणा 10 की घात ऋण 10 मीटर, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आता है। तो देखिए डेल्टा पी इक्वल्स टू 6.626 अपॉन 4 इंटू 3.14 हो जा रहा है 12.56। ठीक है, इंटू 10⁻⁻34, ये 10⁻⁻10 डिनोमिनेटर में है, हर में अंश में जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, इकाई या फिर मात्रक। मीटर से 1 मीटर हो गया कैंसिल। ठीक है, तो बच गया यहाँ पर 1 ही मीटर, तो इसकी इकाई क्या हो गई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इजी तो है ना। अब इसको भाग देना है आपने 6.626 को 12.56 से, तो ये आ जाएगा आपका 0.527 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना हो जाएगा -24 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो देखिए अगर हमें पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डेल्टा पी इक्वल्स टू 5.27 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है, यहाँ पर माइनस बढ़ जाता है और एक नंबर शिफ्ट किया है तो -1 होगा, -24 -1 कितना हो जाएगा -25 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये आ गई संवेग में अनिश्चितता की वैल्यू। ठीक है, समझ गए ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्वरित इलेक्ट्रॉन की चाल मापने में अनिश्चितता 1.2 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड है। इसकी स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात करें, जबकि यह गति की अवस्था में ही है और दिया गया है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह 9.31 गुणा 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम है। ये हमको वैसे भी मालूम है, याद है ना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, चाल मापने में अनिश्चितता यानी कि डेल्टा वी इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हमें दिया गया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.31 गुणा 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम। ठीक है, हमको मालूम है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं m डेल्टा v इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है और हमें किसका मान ज्ञात करना है, स्थिति में अनिश्चितता यानी कि डेल्टा एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो बाकी के टर्म्स को हम इधर डिवाइड में ले जा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई इंटू m। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये हो गया 4 पाई इंटू m डेल्टा v। इनकी वैल्यूज हमारे पास में है, तो इनकी वैल्यूज पुट कीजिए और इसका आंसर निकालिए। तो डेल्टा x इक्वल्स टू हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -1। ठीक है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अब तो आपको याद हो ही जाना चाहिए इसका मान। ठीक है, 4 पाई यानी कि 4 इंटू पाई कितना होता है 3.14 इंटू मास यानी कि m की वैल्यू हमको दी गई है 9.31 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। ठीक है, इंटू डेल्टा v की वैल्यू भी हमको दी गई है, कितनी है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर ली।
तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 6.626 अपॉन, जब आप 4 इंटू 3.14 इंटू 9.31 इंटू 1.2 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 140.32, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -34, ये माइनस वाला ऊपर जाएगा यानी कि अंश में, तो +31 हो जाएगा, ये प्लस में है अंश में जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब आपका काम है, इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। अच्छा, डेल्टा एक्स यानी कि स्थिति में अनिश्चितता हम याद कर रहे हैं, तो किसमें इसकी वैल्यू आएगी, मीटर में, ठीक है। वैसे भी यहाँ से भी आप इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, देखिए किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, ठीक है, मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड इनवर्स कैंसिल हो गया, तो 1 ही मीटर अपने पास बचा, तो इसकी इकाई क्या हो गई, मीटर हो गई, ठीक है। तो अब देखिए जब आप भाग देंगे 6.626 को 140.32 से, तो आपके पास आ जाएगा 0.0472 इंटू 10 टू द पावर, देखिए -34 -5 कितना हो गया, -39 प्लस 31, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 टू द पावर -8 मीटर। अब हमें इसको अगर इस साइड लाना है, यानी कि जो हमारे पास पॉइंट है उसे हमने 4 के बाद में शिफ्ट करना है राइट साइड को, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4.72 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, देखिए हमने 2 नंबर इधर लाए हैं, है ना, और पॉइंट को 2 नंबर के बाद में हमने शिफ्ट किया है राइट साइड को, तो 10 टू द पावर -8 और -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 टू द पावर -8 -2, क्योंकि 2 नंबर्स को हम लाए हैं, एक 0 था एक 4 था, उन दोनों को इधर लाए हैं, ठीक है। इतना मीटर इक्वल्स टू 4.72 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, -8 -2 यानी कि -10 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना था, स्थिति में अनिश्चितता यानी कि डेल्टा एक्स, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4.72 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि स्थिति और संवेग के मापन में अनिश्चितताएं बराबर हों तो वेग के मापन में अनिश्चितता की गणना कीजिए। तो देखिए अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार हमें पता है कि डेल्टा एक्स यानी कि स्थिति में अनिश्चितता इंटू डेल्टा पी यानी कि संवेग में अनिश्चितता बराबर होती है h/4 पाई के, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या दिया गया है कि स्थिति और संवेग के मापन में अनिश्चितताएं बराबर हैं, यानी कि हमको दिया गया है कि डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा पी, यही तो है, स्थिति में अनिश्चितता बराबर संवेग के मापन में अनिश्चितता, ठीक है। तो इससे हम लोग जो ये वाली समीकरण है इसे मान लिया 1, तो समीकरण 1 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम डेल्टा एक्स की जगह पर भी डेल्टा पी रख देते हैं, ठीक है। तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू h/4 पाई। अब आप बोलेंगे कि हमने यहाँ पे डेल्टा पी ही क्यों रखा, यहाँ पर तो हम डेल्टा एक्स भी रख सकते थे, है ना, लेकिन हमने क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है, वेग के मापन में अनिश्चितता, और ये वेग कहाँ से आएगा, जब हम यहाँ पर संवेग रखेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि P इक्वल्स टू क्या होता है, m डेल्टा P इक्वल्स टू क्या होता है, m डेल्टा v, है ना, संवेग यही तो होता है, मास और वेग यानी कि वेलोसिटी का गुणनफल, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर दोनों जगह पर डेल्टा P रख दे रहे हैं, जिससे कि हमारे पास वेग के मापन में अनिश्चितता का हम लोग पता कर पाएंगे, ठीक है। अब इसको आप और किस प्रकार से लिख सकते हो, डेल्टा P इंटू डेल्टा P यानी कि 2 बार गुणा कर दिया है, तो ये क्या हो गया, डेल्टा P का स्क्वायर इक्वल्स टू h/4 पाई, ठीक है। अब देखिए अगर हम स्क्वायर को हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी कि वर्गमूल के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P इक्वल्स टू √h/4 पाई, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब डेल्टा P की जगह पर m डेल्टा V को पुट कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया m डेल्टा V इक्वल्स टू √h/4 पाई, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है डेल्टा V की वैल्यू, ठीक है। तो डेल्टा V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये m यहाँ पर अपॉन में चला जाएगा,
ठीक है, तो ये हो गया 1/m। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो ये 2 × m हो गया। ठीक है, और अंडर रूट में h/π रहा। ठीक है, तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वेग के मापन में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए, तो वह कितनी हो गई, डेल्टा v इक्वल्स टू 1/2m √h/π। तो इस प्रकार से आप लोग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझ गए, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब आपका काम है इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना। फिर अगले लेक्चर से हम लोग बात करेंगे परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की। परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल को पढ़ने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि जो बोर का परमाणु मॉडल था उसकी विफलता के क्या कारण थे, क्योंकि अब हम लोग डी ब्रोगली संबंध और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ चुके हैं। तो इस आधार पर बोर के मॉडल को विफल क्यों कहा जा सकता है ये हमें पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और इन कक्षाओं को अच्छे से परिभाषित या डिफाइन कब किया जा सकता है, जब हमें इन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका सही स्थिति पता हो और सही वेग पता हो, जो कि जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग किसी अति सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन इत्यादि का जो सही वेग है या फिर सही संवेग है और सही स्थिति है, उन्हें एक साथ सही रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता, है ना। तो यहाँ से फेल हो गया बोर का परमाणु मॉडल। दूसरी बात, जो डी ब्रोगली संबंध था यानी कि द्रव्य का द्वैत व्यवहार यानी कि तरंग लक्षण, ये भी बोर का परमाणु मॉडल स्पष्ट रूप से बता ही नहीं पाया। ठीक है, केवल कर्ण प्रकृति ही बता रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये बोर का परमाणु मॉडल विफल कहलाया। तो हम यहाँ पर बोर मॉडल की विफलता में 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं कि ये मॉडल एक तो द्रव्य के द्वैत व्यवहार यानी कि तरंग प्रकृति और कर्ण प्रकृति दोनों की ही तरह द्रव्य या फिर मैटर व्यवहार करता है, ये नहीं समझा सका, और ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के भी विपरीत साबित हुआ, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की। ठीक है, तो आप लोग इतना अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल का विकास किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तब तक आपने इतना अच्छे से रिवाइज कर लेना है। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।